हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट को, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। स्टूडेंट, हिंदी मीडियम के जितने भी विद्यार्थी हैं क्लास 10th के, वो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और हम आपको अच्छे से अच्छे सरल भाषा में नोट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए सभी क्वेश्चनों को हम कवर करते हैं। प्रश्न है अपना रासायनिक परिवर्तन। जैसा कि आप टॉपिक का नाम या चैप्टर का नाम देख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए सबसे पहले हमें रासायनिक परिवर्तन को समझना पड़ेगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो स्टूडेंट, आप जैसे 6, 7, 8, 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस। तो वही रासायनिक परिवर्तन हम यहाँ पर बेसिक पहले पढ़ लेंगे, फिर उस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? एक ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। क्या होता है? जिसमें बिल्कुल नया पदार्थ बन जाता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ होता है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को परिवर्तन कर देता है या परिवर्तित कर देता है, यानी वो अनुत्क्रमणी हो जाता है या स्थायी हो जाता है। जब वो अपनी अवस्थाओं को चेंज करता है तो वो स्थायी हो जाता है, वो फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं पहुंच पाता। रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखना, जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो भोजन का जो पाचन होता है, हम जो भोजन करते हैं उसका जो पाचन होता है वो भी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। मोमबत्ती का जलना, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मोमबत्ती हो या खाना हो या दूध हो, इनसे जब कोई चीज़ भोजन पच रहा है तो आप देख रहे हैं कि जैसा भोजन हमने खाया था वो भोजन नहीं रहता, बिल्कुल चेंज हो जाता है। मोमबत्ती का जलना, जैसा कि हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो स्टार्टिंग में वो बड़ी रहती है, उसका साइज बड़ा रहता है, और वो जल जाती है तो उसमें कुछ भी नहीं रहता, यानी वो अपनी स्टेट को बिल्कुल ही चेंज कर चुकी होती है। दूध से दही का बनना, तो दूध से दही का बनना भी आप देख सकते हैं कि दूध जब दही नहीं बनाता तो उस समय उसकी कैसी अवस्था थी, किस अवस्था में था, और जब दही बन गया तो वो किस अवस्था में पहुंच गया। अब दही से अगर हम रिटर्न करना चाहें कि दूध बन जाए तो ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, रासायनिक परिवर्तन हम समझ चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकारक किसे कहते हैं? चलिए यहाँ पर हम अभिकारकों को कंप्लीट कर लेते हैं कि अभिकारक होता क्या है। तो अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कोई क्रिया कराते हैं उसमें भाग लेते हैं। क्रिया मतलब हम घरेलू चीज़ों को लेकर देख लेते हैं कि चाय अगर हम बना रहे हैं तो किचन में जैसे ही हम जाते हैं तो किस किस चीज़ को ढूंढते हैं? पानी को, दूध को, चीनी को, चाय पत्ती को, अदरक वगैरह जो कुछ भी हम ढूंढते हैं ना, उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके रखते हैं, पहले रखते हैं ना कि अब चाय हमें बनानी है। तो जब हमने उसे इकट्ठा किया, जब हमने मिलाया नहीं, उसे मिक्स नहीं किया सबको, तब तक वे क्या हैं? अभिकारक हैं, रिएक्टेंट्स हैं। क्लियर? ध्यान रहे कि अभिकारक किसे कहते हैं, यानी हम चाय बना रहे थे और चाय बनाते समय हमने जो चीज़ उठाई थी किचन से, वो क्या अभिकारक हैं। अभिकारक हमेशा रासायनिक समीकरण में बाईं तरफ लिखे जाते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकारक किसे कहते हैं, यानी रिएक्टेंट्स किसे कहा जाता है, वो हमें बताना है। तो अभी हम पढ़ के आए थे रासायनिक अभिक्रिया में कि किसी भी क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहला रहे थे? अभिकारक कहला रहे थे। यानी जो किसी भी क्रिया में भाग लेते हैं वही पदार्थ क्या कहलाते हैं?
अभिकारक कहलाते हैं। क्या करते हैं ये? किसी भी क्रिया में भाग लेते हैं, यानी भाग लेते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अपना घरेलू, कि हम चाय बना रहे हैं और चाय बनाने के टाइम पर जैसे ही हम किचन में गए तो हमने सबसे पहले क्या क्या देखा? दूध, चीनी, चाय पत्ती वगैरह जो कुछ भी हैं डालते हैं अपन चाय में, उनको कलेक्ट किया यानी उठाया कि हम चाय बना रहे हैं। तो जब हमने उन्हें उठाया तो वो अभिकारक हैं, वही अभिकारक हैं। और जैसे ही हम मिला देंगे तो वो अभिकारक नहीं रहेगा, फिर वो नेक्स्ट मतलब स्टेट बन जाएगी, अपनी अवस्था वो चेंज कर लेगा। तो जब हमने उनको इकट्ठा किया यानी हम चाय बना रहे हैं तो उस समय वो मिलाए नहीं थे हमने, और जब तक मिलाए नहीं थे तब तक वे जितने भी पदार्थ थे वो अभिकारक थे। अभिकारक किसी भी समीकरण में हमेशा बाईं तरफ लिखे जाते हैं। किधर लिखे जाते हैं? LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, वो भी प्लस चिन्ह लगा करके। क्लियर? तो अभिकारक किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं और हमेशा बाईं तरफ लिखे जाते हैं, वो भी प्लस चिन्ह लगा करके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद, जैसा कि आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, ये इस चीज़ से बना है, एलोवेरा से बना है, ये नीम से बना है। प्रोडक्ट का हिंदी मीन्स उत्पाद ही होता है, हिंदी में उसे उत्पाद ही कहा जाता है। तो क्लियर समझ में आ गया ना? ये किसी भी चीज़ से मिलकर ही बना होगा, कंपनी घर से थोड़ा ही बनाएगी या उसे बना हुआ नहीं मिलेगा, वो किसी भी ना किसी रॉ मटेरियल से ही बनाएगी। तो जो मटेरियल था वो अभिकारक थे और उससे बना वो कहा उत्पाद कहलाया। क्या कहलाया? उत्पाद कहलाया। तो इसको हम परिभाषा को भी बता सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया के संपन्न होने के पश्चात निर्मित होते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। जैसा कि घरेलू अभी चाय की बारे में बात कर रहे थे हम, तो चाय के बारे में ही बात कर लेते हैं कि पानी, दूध, चीनी, चाय पत्ती, इन सबको हमने मिला दिया। क्या कर दिया? हमने मिला दिया। मिलाने के बाद क्या बना? जैसे चूल्हे पर रखा और उसको हीट दी और वो बना अपना चाय। किसके रूप में? उत्पाद के रूप में हमें चाय प्राप्त हुई। तो उत्पाद किसे कहा गया? किसी भी रासायनिक क्रिया के संपन्न होने के पश्चात जो पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है। और ये हमेशा किसी भी समीकरण में राइट हैंड साइड या कह सकते हैं दाईं तरफ प्लस चिन्ह ही देखना। जो चीज़ बनेगी तो वो भी प्लस चिन्ह के द्वारा दर्शाई जाएगी, जो ली जाएगी वो भी प्लस चिन्ह के द्वारा दर्शाई जाएगी। ध्यान रखना, समीकरण में प्लस चिन्ह ही दर्शाया जाता है। तो स्टूडेंट, हमने क्या समझा कि किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद जो पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है और ये हमेशा दाईं तरफ प्लस चिन्ह लगा करके लिखा जाता है किसी भी समीकरण में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम ये देखेंगे कि कैसे पहचानें कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उसके क्या लक्षण होंगे। तो हम लक्षणों को पढ़ लेते हैं एक बार कि कैसे बता सकते हैं हम कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अभी हमने बस इतना ही बताया था कि अभिकारक उत्पाद के रूप में बन रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन हम प्रूफ कैसे करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया ही हुई है? तो कुछ पॉइंट्स हैं इनको हम बताते हैं और इनके द्वारा हम प्रूव कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहला है गैस का उत्सर्जन। अगर किसी अभिक्रिया में गैस उत्सर्जित हो रही है तो समझ लीजिए वो रासायनिक अभिक्रिया है। जैसा कि जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के बीच क्रिया कराएंगे, इन दोनों की जैसी क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। नेक्स्ट, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही बताया जाएगा। जैसे लोहा जब जंग खा जाता है यानी लोहे पर जब जंग लग जाती है तो वो बिल्कुल अपनी अवस्था को चेंज कर देता है, यानी स्थायी हो जाता है, वो वहाँ से खराब होना ही स्टार्ट हो जाता है उसका। नेक्स्ट है ताप में परिवर्तन। शुष्क चूना यानी जिसको हम सफ़ेदी के लिए यूज करते हैं, गांव की भाषा में इसे कलई बोला जाता है, बाजार से लेके आते हैं। तो उसमें जैसे ही हम पानी मिलाते हैं तो वो
बुझा हुआ चूना बन जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। शुष्क चूने में, यानी जो सूखा पाउडर था उसमें जैसे ही हमने पानी मिलाया तो वो बुझा हुआ चूना के नाम से हम जान सकते हैं उसे, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट भी निकलती है। आप चेक करना कभी, जो चूना लेके आते हैं बाज़ार से उसमें हीट बहुत ज़्यादा निकलती है।